नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको जो है संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में जो कॉमन टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे थे, उसको पढ़ाऊंगा। तो दोनों भाषाओं में जो शिक्षण विधियों का जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग दोनों ही भाषाओं में जो है विधि और प्रविधि समान है। तो जो टॉपिक समान है उनको हम एक साथ पढ़ेंगे और जो अलग अलग है उनको मैं अलग अलग वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगा। फ़िलहाल ग्रामर न पढ़ करके हम फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था यहाँ पर जो है पांचवा टॉपिक, यूनिट 5, ये पांचवा टॉपिक संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे थे संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास है, संस्कृत भाषा कौशल का विकास, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा श्रवण, संभाषण, पठनम, लेखनम, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, 4 कौशल हमने पढ़े। इसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन, यानी संस्कृत शिक्षण करने के लिए लर्निंग करने के कौन कौन से प्रमुख साधन है जिनकी सहायता से हम संस्कृत शिक्षण अच्छी प्रकार से कर सकें। तो यहाँ पर संस्कृत का मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जबकि यही सिलेबस सेम हिंदी में अभी आपको दिखाऊंगा। समस्त संप्रेषणस्य साधनानि, समस्त संप्रेषण साधनानि यानी संप्रेषण के जितने भी साधन हैं जिसके माध्यम से लर्निंग में सहायता मिलती है, उन सभी साधनों का प्रयोग आपसे पूछेगा। और संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि, वहाँ पर हिंदी के पाठ्य पुस्तक है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक है संस्कृत। इससे तात्पर्य है कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक के क्या गुण होने चाहिए और उसमें पाठ्यक्रम की पुस्तक जो लिखी जाती है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख पाठ्य पुस्तक भी पूछ सकता है वो, जैसे मान लो कि बृहत्त्रयी की रचना किसने की, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना किसने की, इस प्रकार वो रचना भी पूछ सकता है। तो प्रमुख पुस्तकें हैं, उसकी सूची जो है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आज संस्कृत अधिगम के साधन और संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन। तो यहाँ पर ये सिलेबस सेम आपको हिंदी में है। मित्रों, ये 30 अंक के 30 प्रश्न आएंगे इसमें। पहली यूनिट अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछता है, दूसरे पर पद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछता है, और फिर तीसरी जो यूनिट है वो जो है संस्कृत अनुवाद, स्वर और व्यंजन, उच्चारण स्थान, ये पूछता है। चौथी और पांचवी छठी यूनिट जो 3 यूनिट टॉपिक है, इन तीनों यूनिट में वो शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर 5 यूनिट हम पढ़ रहे हैं जो आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो अब हम हिंदी का सिलेबस की बात करते हैं। तो हिंदी में जो सिलेबस है ये हिंदी है, भाषा सेकंड। और एक बात और, आप ये भ्रमित नहीं हो कि भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस सेम है। मैं आपको सेकंड का दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भाषा सेकंड में हम बात करें तो यहाँ पर भाषाई कौशल, यहाँ पर लिखा हुआ है भाषाई कौशल। तो भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमने पढ़ लिया। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम, मल्टीमीडिया, कौन कौन से माध्यम है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अच्छा बनाते हैं, और यह शिक्षण के अन्य साधन। तो ये शिक्षण के जो अन्य साधन है या बहुमाध्यम है, ये सभी जो है संप्रेषण के साधन है। जो संस्कृत में जो सिलेबस लिखा हुआ है वही सेम सिलेबस यहाँ पर आपके काम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो रीट 2020 और 21, यानी 20 में ये पेपर हो सकता है, 21 में भी हो सकता है, संस्कृत हिंदी शिक्षण अधिगम सामग्री, संप्रेषण के साधन। यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री, संप्रेषण के साधन, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम, शिक्षण के अन्य संसाधन। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य होता है टीचिंग लर्निंग करने में जो ऐड होते हैं विजुअल और मल्टीमीडिया का जो हम प्रयोग करते हैं, नॉन प्रिंट और प्रिंट मीडिया की जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, उनके माध्यम से लर्निंग किस प्रकार होता है। इसमें से फर्स्ट ग्रेड में भी सवाल
बहुत सारे पूछे थे इस बार, और हर बार जो है 4 या 5 प्रश्न आते हैं फर्स्ट ग्रेड में इस यूनिट से, तो ये बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब इसकी हम बात करें सिलेबस के बाद, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है संप्रेषण में मुद्रित और अमुद्रित माध्यम। तो संप्रेषण में मुद्रित माध्यम क्या है और अमुद्रित माध्यम क्या है, सबसे पहले तो समझना है हमको संप्रेषण। वैसे संप्रेषण अपने टॉपिक नहीं, पर आपको संप्रेषण की सामान्य परिभाषा समझनी। संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। यानी संप्रेषण ऐसा हो कि जो वक्ता होता है जिस बात को जिस रूप में कहता है, सामने वाला श्रोता उस बात को उसी रूप में डिकोडिंग करके उस बात को समझ लेता है। तो संप्रेषण चक्र में संप्रेषणकर्ता अपनी सूचनाओं को जो है प्रेषित करता है। सबसे पहले संप्रेषण का स्रोत होता है जो संदेश वाहक होता है, वो अपने संदेश को एनकोडेड करता है। संदेश का माध्यम उसकी भाषा होती है, डिकोडिंग करके संदेश प्राप्त करता है, उसको पढ़ता है और पुनः संदेश जो भेजने वाला उसको कहता है, तो वो संप्रेषण कहलाएगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्य पूर्ण द्विध्रुवीय या द्विवाही प्रक्रिया है, जिसमें संप्रेषण सामग्री संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एक ग्रहण लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक माध्यम से हो सकता है। यानी संप्रेषण लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, शाब्दिक अशाब्दिक कई किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो संप्रेषण करने के तरीके बहुत हैं। अब ये जो संप्रेषण था, ये सामान्य परिभाषा हमने देखी। संप्रेषण के माध्यम क्या है मित्रों? मीडियम इन कम्युनिकेशन। संप्रेषण के जो माध्यम है वो एक तो मुद्रित माध्यम होता है संप्रेषण करने का, जो छपा हुआ हो उसे मुद्रित कहते हैं, और एक होता है अमुद्रित माध्यम, नॉन प्रिंट मीडिया। अब ये सवाल पूछा था इस बार फर्स्ट ग्रेड में कि निम्न में से कौन सी मुद्रित सामग्री नहीं है। हिंदी में पूछा था फर्स्ट ग्रेड में, बहुत अच्छा सवाल था। तो यहाँ पर मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम, सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रित माध्यम की, प्रिंट मीडिया। अब ये प्रिंट मीडिया जो मुद्रित माध्यम है, इसको हम देखते हैं। ये मैंने एक सर्किल बनाया है, इस सर्किल में हम देखेंगे कि ये जो सर्किल है इसमें मुद्रित सामग्री मैंने ये बीच में आपको चिन्हित कर रखी, मुद्रित सामग्री। अब जो ये मुद्रित सामग्री है, इसके ऊपर मैंने स्व अनुदेशन सामग्री, इसको 2 भागों में बांटा है। मुद्रित जो सामग्री मित्रों, इसको कितने भागों में बांटा है? 2। पहला जो भाग है वो है स्व अनुदेशन सामग्री, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसे स्व अनुदेशन सामग्री कहते हैं, स्व अनुदेशन सामग्री। अब दूसरा जो प्रकार है वो है अन्य मुद्रित सामग्री। तो यहाँ पर मुद्रित सामग्री को 2 भागों में विभाजित किया, एक स्व अनुदेशन सामग्री, दूसरा अन्य मुद्रित सामग्री। अब ये हम मुद्रित सामग्री पढ़ रहे हैं, और मुद्रित सामग्री के भी 2 प्रकार हैं। स्व अनुदेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। आजकल दूरस्थ शैक्षिक संस्थानों में स्व अनुदेशन सामग्री का प्रयोग मुद्रित सामग्री के रूप में किया जाता है। इसमें छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, मानसिक स्तर और क्षमता एवं योग्यता के अनुकूल स्व अनुदेशन सामग्री के माध्यम से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर स्व अनुदेशन का मतलब है जो दूरस्थ शिक्षा है, जो अनेक विभिन्न संस्थानों के माध्यम से अलग अलग तरीके से दी जाती है, उसमें बालक जो है वो अपनी व्यक्तिगत रुचि, इंटरेस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग और अपने मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुकूल वो स्व अनुदेशन, स्व इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल है उसको प्राप्त करके अध्ययन करते हैं। यहाँ पर नोट है, इसमें पत्राचार कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए स्व अनुदेशन सामग्री तैयार कराई जाती है। यहाँ पर जो है पत्राचार कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अनुदेशन जो इंस्ट्रक्शन सामग्री है उसे तैयार करवाते हैं। तो ये स्व अनुदेशन था। स्व अनुदेशन
सामग्री। दूसरा मुद्रित सामग्री, बहुत सारी मुद्रित सामग्री है, आप बहुत सारी मुद्रित सामग्री को जानते हो जो छप करके हमें प्राप्त होती है। तो मुद्रित सामग्री जो अन्य प्रकार है उसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला है समाचार पत्र। समाचार पत्र, ये जो समाचार पत्र है 1 नंबर पर, समाचार पत्र जन संप्रेषण का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। समाचार पत्र के माध्यम से हमको दिन प्रतिदिन की सूचनाएं प्राप्त होती है और विस्तार से हम उनका अध्ययन करते हैं। तो समाचार पत्र सूचनाओं को प्रसारित करने का एक सशक्त शक्तिशाली माध्यम है। दूसरा जो मुद्रित है वो है जर्नल। जर्नल जो है विभिन्न, ये जर्नल है और जर्नल में जो डायग्राम बना हुआ है, इसकी डायग्राम को आप देखें। ये जर्नल जो है, यहाँ पर क्या है कि विभिन्न संस्थानों तथा एसोसिएशनों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिकाएं। तो विभिन्न संस्थानों और एसोसिएशन द्वारा जो प्रकाशित शोध पत्रिकाएं होती है उन्हें जर्नल कहा जाता है। मित्रों क्या कहा जाता है? जर्नल। तो ये छपी हुई होती है, टाइप होती है, मुद्रित होती है। तीसरा जो मुद्रित सामग्री का प्रकार है अन्य मुद्रित सामग्री में, वो है वर्कबुक। वर्कबुक आप जानते हो, इसमें बहुत सारी कई प्रकार की वर्कबुक आती है जिसमें बच्चे आराम से इजीली अपने जो है वर्क कर सकते हैं। नीचे खाली जगह होती है या डॉट डॉट करके भी होती है, कई प्रकार से वर्कबुक उपलब्ध होती है। एक होता है शब्दकोश। शब्दकोश विस्तृत शब्दकोश होता है जिसके माध्यम से हमें बहुत सारे जो है शब्दों का ज्ञान उस शब्दकोश से प्राप्त होता है या हम उससे पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं और शब्दकोश में हजारों लाखों शब्द के अर्थ दिए होते हैं जिनको पढ़ करके या शब्दकोश के अर्थ स्पष्ट करने के लिए कई बार चित्रों की सहायता भी ली जाती है। तो यहाँ पर ये था शब्दकोश। इसके बाद आता है एटलस। एटलस आप जानते ही हो। एटलस के अंतर्गत, एटलस एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत से नक्शे बने होते हैं। क्या बने होते हैं मित्रों? नक्शे। और ये नक्शे जो होते हैं ये वास्तव में नक्शों के सहित जो भूगोल की एनसाइक्लोपीडिया होता है, एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया भी एक पुस्तक है, ये भूगोल का एनसाइक्लोपीडिया एटलस कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नक्शे होते हैं जिसमें पहाड़, नदियाँ, समुद्र आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हमें होता है। इसके बाद हम बात करें तो एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया ये परीक्षा में पूछा हुआ भी सवाल है, पहले भी पूछा हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया नाम हम सुन तो रखा है या सुन नहीं रखा, हम इसको जानते नहीं हैं। एनसाइक्लोपीडिया मित्रों एक पुस्तक है, ग्रंथ है, एक संदर्भ ग्रंथ। शिक्षा के क्षेत्र में एनसाइक्लोपीडिया एक विशेष संदर्भ ग्रंथ है जिसमें किसी भी विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यानी किसी भी विषय संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ है एनसाइक्लोपीडिया, जो हमारी जो शब्दकोश है, इस शब्दकोश से भी बहुत बड़ा विस्तृत है ये। इसके बाद यदि हम बात करें तो पुस्तक भी मुद्रित होती है, पाठ्य पुस्तकें भी होती है और पुस्तकें कई प्रकार की होती है जिसमें पाठ्य पुस्तक है, पूरक पुस्तक है या संदर्भ पुस्तक हम कह सकते हैं या सामान्य पुस्तक कह सकते हैं। तो पुस्तकें हम जानते हैं, तो ये पुस्तकों के प्रकार थे। इसके बाद अभिक्रमित सामग्री, इसे अभिक्रमित जो है अधिगम भी कहा जाता है। अधिगम को अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग कहते हैं। यह स्वयं अनुदेशन या स्वयं अधिगम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे अंशों अथवा पदों में विभाजित किया जाता है। छात्र एक पद का एक बिंदु सीखता है, फिर अनुक्रिया करता, रेस्पॉन्स करता है। अनुक्रिया के पश्चात छात्र क्या करता है कि अनुक्रिया की जांच करता है। क्या करता है? उसमें जांच करता है, अनुक्रिया की जांच करता है और जांच करने पर यदि ज्ञात होता है कि उसकी अनुक्रिया सही थी तो वह अगले बिंदु या पद को सीखने के लिए अग्रसर होता है। सीखने के पश्चात वह पुनः अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया की जांच करता है और अनुक्रिया ज्ञात होने पर अगला पद सीखने के लिए आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन में स्व गति से बालक सीखता है। किससे सीखता है? स्व गति से, अपनी गति से बालक इसमें अभिक्रमित अनुदेशन में सीखता है।
इसके बाद हम बात करें, इसके विस्तार से व्याख्या हम और वीडियो में जो है साइकोलॉजी के अंतर्गत की हुई है। यहाँ पर हैंड आउट, नेक्स्ट क्या है, हैंड आउट। पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे या सुना होगा तो बहुत कम लोग जानते हैं। हैंड आउट क्या होता है? हैंड आउट एक मुद्रित सामग्री है और हैंड आउट जो है पाठ्य पुस्तकों में तो विषय प्रकरण पर व्यापक दृष्टि से सामग्री प्रस्तुत की जाती है। हैंड आउट में क्या होता है कि विस्तृत सामग्री न दे करके क्या होता है, शॉर्ट में सामग्री दी जाती है, जबकि पाठ्य पुस्तक में सामग्री विस्तार से दी जाती है। तो हैंड आउट में क्या होता है मित्रों, विषय से संबंधित विशिष्ट सामग्री प्रस्तुत की जाती है। हैंड आउट प्रशिक्षणार्थियों तथा शिक्षकों के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है। यानी हैंड आउट एक ऐसा उपकरण है जिसमें शॉर्ट में, हम कह सकते हैं संक्षिप्त में, शॉर्ट में एक विशिष्ट सामग्री लिख करके हम रखते हैं अपने पास या लिख सकते हैं उसमें, तो ये क्या कहलाता है, हैंड आउट। इसके बाद हम बात करें चार्ट, पोस्टर, चित्र एवं ग्राफ। ये सारे के सारे मुद्रित सामग्री के प्रकार है। चार्ट, पोस्टर, चित्र और ग्राफ, इन सब को हम जानते ही हैं। चार्ट, पोस्टर क्या है, चित्र क्या है और ग्राफ क्या है, ये सभी मुद्रित होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम करेंगे अमुद्रित माध्यम के बारे में चर्चा। तो अमुद्रित माध्यम नॉन प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट जो मीडिया है इसको 3 भागों में विभाजित किया मित्रों। मोस्ट है ये, यहाँ से प्रश्न उठता है अक्सर, मुद्रित और अमुद्रित में से पूछ सकता है। आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो बहुत ही कम मिलेगा, या तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। इस प्रकार केवल दृश्य श्रव्य तो सब दिखा देते हैं, लेकिन इनका विभाजन जो है एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो यहाँ पर विभाजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले दूसरा प्रकार है अमुद्रित। अमुद्रित जो माध्यम है, इस माध्यम को हम 3 भागों में बांटते हैं अमुद्रित सामग्री को। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर 1 पर है श्रव्य साधन, ऑडियो मीडिया, दूसरा है दृश्य साधन और तीसरा है दृश्य श्रव्य साधन। तो यहाँ पर हम जो है अमुद्रित सामग्री की चर्चा कर रहे हैं और अमुद्रित सामग्री को 3 भागों में बांटा। तो अमुद्रित सामग्री है क्या? सबसे पहले हम ये देखते हैं अमुद्रित सामग्री जो है इसे किसे कहते हैं। मित्रों, अमुद्रित सामग्री से हमारा तात्पर्य यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साधन जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता में वृद्धि हो, यानी कि उन इलेक्ट्रॉनिक साधनों से है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि करता हो, यानी लर्निंग में की जो प्रोसेस है उसकी प्रभावशीलता में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, प्रभावशीलता में को बढ़ा दे, सीखने की दर को बढ़ा दे, वो अमुद्रित माध्यम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक साधन, वो दर तो वो मुद्रित भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे साधन है, इलेक्ट्रॉनिक। तो अमुद्रित माध्यम से हमारा तात्पर्य है कि उन इलेक्ट्रॉनिक साधनों से है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता में वृद्धि कर देते हैं। अब हम बात करते हैं 3 भागों में बांटकर एक एक भाग की। सबसे पहला भाग है श्रव्य साधन। श्रव्य से तात्पर्य आप जानते हो, जो सुन करके श्रवणेंद्रियों का जिसमें उपयोग किया जाता है वो श्रव्य साधन कहलाते हैं। जैसे रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर है, लिंग्वा फोन है, आकाशवाणी है, भाषा प्रयोगशाला है। तो ये सभी के सभी, ये सारणी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है और इस सारणी को आप याद करना। यहाँ पर इसमें से सवाल कन्फर्म रूप से पूछा जाएगा। एक रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वा फोन, आकाशवाणी, भाषा प्रयोगशाला, स्टीरियो रिकॉर्डर तथा टेप्स, टेलीफोन वार्ता, मानव स्वर, ये सभी श्रव्य हैं जिनसे सुनते हम। तो टेप रिकॉर्डर को ध्वनि अभिलेख यंत्र भी कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहते हैं, ध्वनि अभिलेख यंत्र। अब हम इनकी रेडियो को हम जानते हैं और टेप रिकॉर्डर को भी हम जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो नई चीज़ है हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, ये वो है ग्रामोफोन, दूसरा है लिंग्वा फोन और तीसरा है भाषा प्रयोगशाला। इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर श्रव्य जो उपकरण है
उन श्रव्य उपकरणों में ग्रामोफोन की। श्रव्य उपकरण कहते कि ने जिन साधनों के प्रयोग में ज्ञान अर्जन के लिए मुख्यतः श्रवणेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें श्रव्य साधन कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला श्रव्य साधन लेते हैं ग्रामोफोन। मित्रों, जो ग्रामोफोन है इसका जो आविष्कार है वो थॉमस एडिसन ने किया। किसने किया? थॉमस एडिसन ने। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र, संस्कृत में कहते हैं इसको। भाषा की शिक्षा में उच्चारण तथा भाषण देने की कला सीखने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। इसमें केवल शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी रिकॉर्ड की गई भाषा को सुनना चाहिए और इसमें कुशल वक्ताओं के भाषण, महान व्यक्तियों के कथन, कथा, संस्कृत श्लोक, धातु रूप, शब्द रूप आदि को बार बार सुना जाता है या सुन सकते हैं हम। यहाँ पर शुद्ध उच्चारण में ये क्या है? उपयोगी है। तो इसमें आप 3 प्रमुख बातों को ध्यान रखें। जो ग्रामोफोन होता है इसमें जो ध्वनि रिकॉर्डेड होती है उस रिकॉर्डेड ध्वनि को सुना जाता है। यहाँ पर या फिर कोई अच्छा वक्ता है उसकी बात को, भाषण को उसको रिकॉर्ड कर लिया और हम बार बार सुनते हैं। जैसे महात्मा गांधी की बात है या बोलते हुए का रिकॉर्ड है, स्वामी विवेकानंद की स्पीच है, यदि रिकॉर्डेड नहीं होती ये चीज़ें तो हम सुन ही नहीं सकते थे। तो ग्रामोफोन के माध्यम से जो प्लेट बनती थी उससे रिकॉर्ड होता था, रिकॉर्ड को हम बार बार सुन करके अभ्यास कर सकते थे। तो शुद्ध उच्चारण में भी ये ग्रामोफोन काम में आता है। ये ग्रामोफोन की कहानी के माध्यम से है। ये ग्रामोफोन है, इस प्रकार होता था। यहाँ पर ये एक प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट घूमती थी और यहाँ पर ऊपर एक चरखी सी लगी हुई। तो ये जब इस प्लेट के टच होती तो इसमें से क्या निकलती थी? ध्वनि निकलती थी। तो जब इसे कहते थे ग्रामोफोन। तो ये ग्रामोफोन, इसका जो आविष्कार है थॉमस एडिसन ने किया। दूसरे हम उपकरण की बात करते हैं, भाषा पंजिका। मित्रों, संस्कृत में इसे भाषा पंजिका कहते हैं और इसे सीता वाद्य यंत्र भी कहा जाता है और आप लिंग्वाफोन के नाम से इसे जानते हैं। भाषा पंजिका, सीता वाद्य यंत्र या लिंग्वाफोन एक ही बात है। इसका प्रयोग भी भाषा के शिक्षण में किया जाता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन दोनों का प्रयोग किस में होगा? भाषा के शिक्षण में। तो भाषा के शिक्षण में दोनों का प्रयोग होता है और दोनों का ही प्रयोग, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन का प्रयोग किस लिए होता है? शुद्ध उच्चारण में। किस लिए होगा? उच्चारण सुधार हेतु शुद्ध उच्चारण में दोनों का प्रयोग होता है। दूसरी बात, ग्रामोफोन में, ये ग्रामोफोन की भांति इसमें भी रिकॉर्ड काम में लिए जाते हैं। जिस प्रकार ग्रामोफोन में जो रिकॉर्ड होता है, कैसेट जो होती है, उसके माध्यम से हम सुन सकते हैं बार बार, ठीक वैसे ही लिंग्वाफोन में भी रिकॉर्ड काम में लिए जाते हैं, जिसमें विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण, काव्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण प्रभावी रूप से करवाया जाता है और उच्चारण सुधार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आपसे ये पूछेगा कि ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन किस प्रकार की सामग्री है? तो ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन दोनों श्रव्य सामग्री है और श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है मित्रों? उच्चारण सुधार हेतु। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रामोफोन और का प्रयोग या भाषा में उच्चारण सुधार हेतु किस दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन। इसके बाद ये ग्रामोफोन होता कैसा है इसे देखते हैं। ये ग्रामोफोन है, यहाँ पर ये प्लेट है, ये चारों तरफ। दूसरे चित्र में हम देखते हैं ये ऐसा होता है, जैसे ये प्लेट है, ये चारों तरफ ऐसे राउंड में, ऊपर ये एक जो है रोल सा लगा हुआ है जो इस प्लेट पर टच होता है और ये जब प्लेट घूमती है तो यहाँ घूमने से जो है टच होने पर ध्वनि निकलती है। तो ये रिकॉर्ड प्लेट जो है ये रिकॉर्ड कहलाता है। इस पर रिकॉर्डेड ध्वनि होती है जो हम इस पर चढ़ाते हैं और फिर आवाज़ निकलती है। तो ये था हमारा कौन सा जो है लिंग्वाफोन। तो लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन। इसके बाद तीसरा जो श्रव्य सामग्री है, श्रव्य उपकरण है, वो श्रव्य उपकरण हमारा कौन सा है? भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला भी एक श्रव्य उपकरण है, लेकिन ध्यान रखना मित्रों, ये महत्वपूर्ण सवाल है। भाषा प्रयोगशाला केवल श्रव्य नहीं बल्कि दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है। ये दृश्य श्रव्य भी है और श्रव्य में भी है।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्रव्य उपकरण की। भाषा प्रयोगशाला टेप रिकॉर्डर युक्ति का ही एक विकसित रूप है। भाषा प्रयोगशाला क्या है? टेप रिकॉर्डर जो युक्ति है, टेप रिकॉर्डर जो होता है उस युक्ति का ही विकसित रूप है। छात्रों के लिए पृथक पृथक बूथ होते हैं, यानी कि अलग अलग, जैसे कंप्यूटर आपने देखा होगा लाइब्रेरी में, जो लाइब्रेरी में अलग अलग बॉक्स बने होते हैं, उन बॉक्स में बैठ करके स्टडी करते हैं बच्चे, ठीक वैसे ही भाषा प्रयोगशाला में अलग अलग बूथ बने होते हैं और जो है प्रत्येक बूथ में एक टेप रिकॉर्डर रखा होता है जो एक मुख्य टेप से परिचालित होता है, यानी संचालित होता है। बालक भाषा की ध्वनि एवं संरचना का शुद्ध रूप टेप से सुनता है और दूसरे टेप में उन्हें दोहराता है। दूसरे टेप को फिर बजाकर अपनी ध्वनियों की तुलना जो मूल टेप थी उससे करता है। अब इसमें बालक अपनी गति से सीखता है, यानी ऐसा कर करके वो सीखता रहता है। अगर गलत उच्चारण है तो दोबारा टेप को सुनेगा, मुख्य टेप को, और फिर रिकॉर्डर करेगा और फिर सुनेगा। इस प्रकार ये जो भाषा प्रयोगशाला है, इस भाषा प्रयोगशाला में जो है रिकॉर्ड को सुना जाता है और फिर पुनः अपनी बात रिकॉर्ड करके और उसको मिलान किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बातें निकल करके आती हैं। पहली है, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर भाषा प्रयोगशाला श्रव्य साधन तथा दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत मानी जाती है। तो ये दृश्य श्रव्य साधन भी के अंतर्गत भी भाषा प्रयोगशाला आती है और दृश्य श्रव्य के अंतर्गत भी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है श्रव्य भाषा प्रयोगशाला। जो हम श्रव्य की अब बात करें तो श्रव्य भाषा प्रयोगशाला श्रवण कौशल विकास पर बल देती है। अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं भाषा प्रयोगशाला ये श्रव्य है। इस श्रव्य भाषा प्रयोगशाला किस पर बल देगी? श्रवण कौशल पर। जबकि दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला मौखिक अभ्यास पर बल देती है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो श्रव्य प्रयोगशाला किस पर बल देगी? श्रवण कौशल के विकास पर। जबकि दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला किस पर बल देगी? मौखिक अभ्यास पर बल देती है। तो यहाँ पर हमने जो है मुख्य श्रव्य उपकरण पढ़े, ग्रामोफोन, भाषा पंजिका या लिंग्वा फोन, भाषा प्रयोगशाला। बाकी जो श्रव्य उपकरण हैं उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें जैसे स्टीरियो रिकॉर्डर तथा टेप्स है, यहाँ पर भी रिकॉर्डेड ध्वनि होती है और टेप्स होता है। टेलीफोन वार्ता है, टेलीफोन में जो हम बातचीत करते हैं वो सुनते हैं, केवल दूसरे को हम जवाब देते हैं। तो यहाँ पर भी ये श्रव्य साधन है। और मनुष्य का जो स्वर है ये श्रव्य साधन है, स्वर दिखाई नहीं देता। तो ये श्रव्य ऑडियो मीडिया था। दूसरा जो पार्ट है अमुद्रित माध्यम का वो है मित्रों कौन सा? दूसरा दृश्य साधन। और दृश्य साधन के अंतर्गत बहुत सारे संसाधन आते हैं। दृश्य साधन, तो दृश्य सामग्री कहते किसे हैं? दृश्य सामग्री वह सामग्री है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग होता है, अर्थात इस सामग्री के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में दृश्य इंद्रिय अर्थात आँख का प्रमुख स्थान होता है। ज्ञान प्राप्त करने में देख करके ज्ञान प्राप्त करता है। आँख होना, आँखों के द्वारा जो लर्निंग होती है वो महत्वपूर्ण है। तो नेत्रेंद्रिय का सक्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ दृश्य जो सामग्री है महत्वपूर्ण, शायद लगभग सभी मैंने इसमें चार्ट में दी हुई है। सबसे पहला दृश्य सामग्री चार्ट या भित्ति चित्र, दूसरा है मैप, तीसरा है मॉडल प्रतिरूप, स्लाइड। अब ये जो सामग्री है दृश्य श्रव्य, इनमें भी प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दो प्रकार की होती है। कई बार ऐसा पूछता है कौन सी प्रक्षेपी सामग्री नहीं है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रक्षेपी सामग्री कैसी होती है। तो यहाँ पर जब ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से प्रोजेक्टर के द्वारा हम किसी को फ्लैश के माध्यम से बोर्ड या दीवार पर उसके फ्लैश को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसको उसके माध्यम से जब हम अध्ययन कराते हैं तो उसे प्रक्षेपण यंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे स्लाइड है, स्लाइड एक प्रक्षेपी यंत्र है। फिल्म स्ट्रिप या प्रोजेक्टर है, ये भी एक प्रक्षेपी यंत्र है, फिल्म स्ट्रिप। अभी मैं समझाऊंगा एक एक को ये होती क्या है। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये भी प्रक्षेपी यंत्र कहलाता है। एपिडायस्कोप है,
जिसे चित्र विस्तारक यंत्र कहते हैं, इसे भी प्रक्षेपी यंत्र कहते हैं। तो स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडायस्कोप, ये सभी के सभी क्या हैं, चित्र विस्तार प्रक्षेपी यंत्र हैं। और ये सभी दृश्य साधन भी हैं, तो दृश्य भी हैं और प्रक्षेपी भी हैं। इसके बाद हम बात करें तो ग्राफ, मानचित्र, मैप, बुलेटिन बोर्ड, ये पूछा हुआ सवाल है और कई बार पूछते हैं बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, फ्लेनन बोर्ड, ये मैं आपको समझाऊंगा। मैजिक लालटेन या इसे जादुई लालटेन या डायस्कोप कहा जाता है। मित्रों ये भी एक कैसा यंत्र है, प्रक्षेपी यंत्र है। कार्टून, कॉमिक्स, कठपुतलियाँ, पाठ्य पुस्तकें, ये कार्टून कॉमिक्स को हम देखते हैं और देख कर पढ़ते हैं, तो ये एक दृश्य साधन है, दृश्य सामग्री है। इनके माध्यम से यदि टीचिंग कराई जाए, ग्राफ, मानचित्र, इनका बुलेटिन बोर्ड का इनका प्रयोग करके, पाठ्य पुस्तक, पूरक पुस्तकों का प्रयोग करके, तो लर्निंग या शिक्षण जो है वो प्रभावी होता है। इसलिए इन टीचिंग एड का प्रयोग किया जाता है। अनुवीक्षण यंत्र, बारीक चीज़ों को मोटा करके देखने का यंत्र अनुवीक्षण यंत्र कहलाता है। एल्बम है, स्क्रैप बुक, चित्र है। अब एल्बम को हम देख सकते हैं, स्क्रैप बुक को देख सकते हैं। चित्र या पोस्टर है, रेखा चित्र है, खाके हैं, माइक्रोफिल्म है, बताएंगे हम आपको क्या होती है। श्यामपट्ट जो है बोर्ड, श्यामपट्ट मित्रों टीचर का सबसे अच्छा मित्र होता है। और दूसरा सर्वाधिक प्रयोग किस टीचिंग एड का करता है टीचर, तो वो है श्यामपट्ट। एक संग्रहालय, उसमें रखी हुई वस्तुएं सब दृश्य हैं। पुस्तकालय, प्रत्यक्ष वस्तुएं, इसमें से सवाल आया, पिछली बार रीट में ही पूछा था हिंदी में, प्रत्यक्ष वस्तुएं। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ये सभी सामग्री कैसी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दृश्य साधन है और दृश्य साधन में अब इनका एक एक काम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो दृश्य साधन है वो है स्लाइड। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम पढ़ेंगे, जो नहीं आते हैं आपको। तो दृश्य साधन के अंतर्गत सबसे पहला कौन सा है, स्लाइड। स्लाइड एक छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन है। स्लाइड को इस स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से मित्रों, स्लाइड अलग होती है, स्लाइड प्रोजेक्टर अलग होता है। स्लाइड जो होती है वो ऐसे सीडी नुमा होती है, इसमें ध्वनि रिकॉर्डेड होती है। इसको स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, या इस पे चित्र होते हैं, ध्वनि नहीं होती, सॉरी, चित्र होते हैं। और इस स्लाइड पर जो चित्र अंकित होते हैं उनको जब स्लाइड प्रोजेक्टर पर रखते हैं तो वो इसको प्रक्षेपित कर देता है दीवार पर या बोर्ड पर, तो वहाँ से हम उसको बड़े रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रक्षेपित कर दिया जाता है, यानी कि स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रक्षेपित कर दिया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर में संबंधित उपकरण पर अलग अलग आंकड़ों, डायग्राम, स्क्रैच, फोटोग्राफ आदि अलग अलग स्लाइडों पर अंकित किए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इन स्लाइडों को एक एक करके पर्दे पर क्या करते हैं, प्रक्षेपित किया जाता है तथा संबंधित विषय वस्तु की टीचर क्या करता है, व्याख्या करता है। तो ये क्या कहलाती है, स्लाइड कहलाती है। और मित्रों ये स्लाइड जो है इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, चित्रपत्राणी या विसर्पणिका, चित्रपत्राणी या विसर्पणिका या स्लाइड कहते हैं। तो एक दृश्य साधन है। दूसरा है फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप क्या होती है, इसे संस्कृत में खंड चलचित्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, खंड चलचित्रम। अब ये जो फिल्म स्ट्रिप है यह एक प्रक्षेपी उपकरण है, ध्यान रखना कैसा उपकरण है, ये भी प्रक्षेपी उपकरण है। अब स्लाइड भी प्रक्षेपी था, फिल्म स्ट्रिप भी प्रक्षेपी। प्रोजेक्टिव एड्स है, इसमें एक विषय विशेष से संबंधित एक प्रकार की 15 से 20 स्लाइड को मिलाकर 35 mm की एक फोटोग्राफ फिल्म बनती है। यानी कि विषय संबंधित फोटोग्राफ कलेक्ट किए जाते हैं और 15 से 20 जो स्लाइड को मिला करके 35 mm की एक फोटोग्राफी की एक फिल्म बनती है, जिस फिल्म को क्या करते हैं, फिल्म स्ट्रिप, जिसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से, यानी फिल्म स्ट्रिप को किस पर प्रदर्शित किया जाता है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर पर।
स्लाइड को किस पर प्रदर्शित किया जाता है मित्रों? स्लाइड प्रोजेक्टर पर, ध्यान रखना। तो स्लाइड को स्लाइड प्रोजेक्टर पर और फिल्म स्ट्रिप को फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये जो फिल्म स्ट्रिप होती है सेम वही होती है, सीडी नुमा होती है, इस पर चित्र होते हैं और इसमें बहुत सारे चित्रों को जो है एक जगह 15 से 20 स्लाइडों को मिला करके 35 mm की, ये थोड़ा सा और अधिक उन्नत रूप है। एक फोटोग्राफी एक छोटी फिल्म बना लेते हैं जिसे स्ट्रिप प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रक्षेपित करते हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर। कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। कई बार पूछते हैं। संस्कृत में इसे उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका। इसमें विषय से संबंधित विषय वस्तु पर विभिन्न ट्रांसपेरेंसी तैयार की जाती है। क्या तैयार करते हैं? ट्रांसपेरेंसी, विषय संबंधित, और इन्हें पर्दे या दीवार पर प्रक्षेपित किया जाता है। टीचर प्रक्षेपित सामग्री की व्याख्या करता है। समस्त प्रक्षेपित होने वाले प्रोजेक्टर में सबसे सरल है ये, यानी कि जितने भी प्रक्षेपित सामग्री है उनमें सबसे सरल अगर कोई प्रोजेक्टर है जो प्रक्षेपित करने का, वो है कौन सा? ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी शीट तैयार करते हैं, पारदर्शी, उसके माध्यम से उसको प्रक्षेपित करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से। इसके बाद हम बात करें तो आता है एपिडायस्कोप। अब क्या होता है एपिडायस्कोप? स्टीरियोस्कोप भी इसे कहते हैं। इसे आकृति या चित्र विस्तारक यंत्र भी कहते हैं। एपिडायस्कोप कह दो, स्टीरियोस्कोप कह दो, या इसे चित्र विस्तारक यंत्र भी कहते हैं। इसके माध्यम से पारदर्शक तथा अपारदर्शक दोनों तरह की इमेज यानी छवि जो होती है उसे पर्दे पर क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं। इसमें मुद्रित पुस्तक जो है को यंत्र के अधोभाग पर रखते हैं जिसकी प्रतिबिंब श्यामपट्ट पर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर एपिडायस्कोप एक ऐसा माध्यम है कि यदि बुक को हम बीच में रखते हैं, बीच के भाग पर, तो बुक भी छप करके फ्लैश जो है यहाँ पर आ जाता है बोर्ड पर। यानी बुक के माध्यम से हम सीधा सीधा रखें, जो पाठ पढ़ाना हो। एक पुस्तक है, मान लो बच्चों के पास पुस्तक नहीं है और हमारे पास एपिडायस्कोप की सुविधा है, तो हम एक पुस्तक से भी सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैजिक लालटेन, दीप, जिसे जादुई लालटेन भी कहा जाता है। आपने खूब नाम सुना इनका। जो मैजिक लालटेन है, इस यंत्र को प्रयोग में लाने के लिए स्लाइडों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? स्लाइडों का। ये प्राचीन समय में करते थे। प्राचीन समय में जब वस्तुएं प्रोजेक्ट होकर पर्दे पर चित्रित होकर दिखाई देती थी, तो उस समय के जो लोग थे उनको ये जादू सा महसूस हुआ, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? जादुई लालटेन या मैजिक लालटेन कहा गया। ये ध्यान रखना, वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? डायस्कोप। क्या कहते हैं? डायस्कोप। एपिडायस्कोप अलग है, ये डायस्कोप। डायस्कोप मीन्स क्या है? मैजिक लालटेन। स्लाइड या प्रोजेक्ट करने के लिए, स्लाइड को प्रोजेक्ट करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती थी। यानी जो स्लाइड बनी होती थी, उस स्लाइड को प्रोजेक्ट करने के लिए प्राचीन समय में किसकी आवश्यकता पड़ती थी? मैजिक लालटेन, जादुई लालटेन की। आजकल दूसरे प्रोजेक्टर्स इसी लालटेन के उन्नत रूप है। यानी जो मैजिक लालटेन है, इसकी जो भी प्रोजेक्टर अब नवीन तकनीकी के माध्यम से बनकर आ रहे हैं, वो सारे के सारे मैजिक लालटेन की क्या है? उन्नत रूप है। तो ये हमने प्रमुख जो है दृश्य साधन की व्याख्या देखी। अब हम और जो महत्वपूर्ण है उनके भी थोड़ी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं दृश्य साधन में बुलेटिन बोर्ड और फिनेनल बोर्ड या फलानिन बोर्ड, दोनों अलग अलग होते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं बुलेटिन बोर्ड की। क्या होता है बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड जो है, बुलेटिन बोर्ड पर जो फोटोग्राफ है, एक बोर्ड होता है जिस पर सूचनाएं लगाई जाती है स्कूलों में। तो बुलेटिन बोर्ड पर फोटोग्राफ विद्यालय सूचनाएं
तथा समाचार देने के लिए, चित्र प्रस्तुत करने के लिए और कक्षा में पढ़ाए जा रहे वर्तमान पाठ के लिए बुलेटिन बोर्ड बड़ा उपयोगी है। यानी इन सभी सूचनाओं को चिपकाने के लिए बुलेटिन बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि से शिक्षा संबंधी विभिन्न जानकारी कहाँ पर लगानी होती है? बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चे सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो ये इस पर सूचनाएं लगाने के काम आता है, बुलेटिन नहीं है ये, ध्यान रखना। ये बुलेटिन बोर्ड है, बोर्ड शब्द जरूर आना चाहिए, बुलेटिन का अर्थ बदल जाएगा नहीं तो। बुलेटिन बोर्ड कैसी सामग्री है? एक जो है दृश्य सामग्री है। दूसरी फ्लैनल बोर्ड या फ्लालेन बोर्ड, इसे फेल्ट बोर्ड भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? फेल्ट बोर्ड, यानी कि फ्लैनेन बोर्ड या फेल्ट बोर्ड या इसे फ्लालेन बोर्ड कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए प्लाई या लकड़ी या मोटे गत्ते या कारक सीट अथवा थर्मोकोल पर फ्लालेन या खादी का कपड़ा लगा दिया जाता है। यानी ये जो फ्लालेन बोर्ड है, इसको बनाने के लिए लकड़ी लेते हैं या मोटा गत्ता लेते हैं या कारक सीट लेते हैं, उस पर फ्लालेन या खादी का कपड़ा लगा देते हैं। और जो कपड़ा होता है या फ्लालेन होता है, तो फ्लालेन जो लगा हुआ होगा उसे तो फ्लालेन बोर्ड कहते हैं, और खादी का कपड़ा हुआ लगा बोर्ड को खादी बोर्ड कहा जाता है। तो ये जो बोर्ड होता है, इस पर शिक्षक उन चित्रों, मानचित्रों, स्ट्रिपों, कार्टूनों, रेखाचित्र, फोटोग्राफ, अन्य कटिंग आदि जिन्हें फ्लालेन बोर्ड पर लगाना है, उन्हें लेकर उनके पीछे रेगमाल चिपका देता है। इसे सामग्री को सरलता से बोर्ड पर हल्के हाथ से दबाने से ही वो चिपक जाता है। तो यहाँ पर भी ये सूचनाएं चिपकाने का काम आता है। फ्लालेन बोर्ड खुद भी तैयार कर सकते हैं सामग्री ला करके। तो बुलेटिन बोर्ड और फ्लालेन बोर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं अनुवीक्षणीय यंत्र की। अनुवीक्षणीय जो यंत्र है, इसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप या माइक्रो प्रोजेक्टर। माइक्रोस्कोप, ये जो माइक्रोस्कोप है, अनुवीक्षणीय में बारीक चीज़ों को देखने का यंत्र। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन के लिए विज्ञान शिक्षक माइक्रोस्कोप या माइक्रो प्रोजेक्टर का प्रयोग करता है। तो ये कैसा होता है? बारीक चीज़ों को देखने का यंत्र होता है, जिसे माइक्रोस्कोप या अनुवीक्षणीय यंत्र कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष वस्तुएं मोस्ट है, अभी भी पूछा हुआ सवाल है पिछले रीट में। प्रत्यक्ष वस्तुएं क्या होती है? तो देख करके, प्रत्यक्ष क्या होता है? आंखों के समक्ष। तो यहाँ पर आंखों के समक्ष वस्तुओं को देख करके और जो है लर्निंग करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष वस्तुएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव करता है। मेंढक, चूहा, पौधा, जैसे पौधा है, किसी पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाना, तो पौधे का आप पौधा लाओ और उसके आधार पर आप पढ़ाओ, तो प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर। पुष्प है, फूल लाओ, पत्ती है, जैसी वस्तुएं कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जा सकती है। तो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें देखने के बाद जब बालक लर्निंग करता है तो उसे ज़्यादा ज्ञान होता है और ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए प्रत्यक्ष वस्तुएं कैसी सामग्री के अंतर्गत आएगी? दृश्य सामग्री। तो ये जो है अमुद्रित माध्यम हम पढ़ रहे थे, और अमुद्रित माध्यम में भी दृश्य साधन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर तीसरा जो विभाजन है अमुद्रित माध्यम का या सामग्री का, वो आता है कौन सा? श्रव्य दृश्य साधन, जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, यानी जिसमें श्रवणेंद्रिया और जो है नेत्रेंद्रिया दोनों काम करे, तो उससे लर्निंग और भी अधिक होती है, ज्ञान स्थायी होता है। तो सबसे जो उपयुक्त जो संसाधन या सामग्री है वो दृश्य श्रव्य होती है लर्निंग करने में। यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री में जैसे सबसे पहला है टेलीविज़न, टेलीविज़न चित्र दिखाई देते हैं और हमें सुनाई भी देता है, तो यहाँ पर दृश्य श्रव्य है। कंप्यूटर, जिसे संगणक कहते हैं संस्कृत में, ध्यान रखना, संगणक। वीडियो टेक्स्ट, वीडियो डिस्क, तो यहाँ पर वीडियो टेक्स्ट, वीडियो डिस्क
ये भी इसमें वीडियो रिकॉर्डेड होता है जिसमें ध्वनि भी आती है और हम देख सकते हैं उसको कैसेट को प्ले करके। दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और भाषा प्रयोगशालाएं, तो मैंने आपको जो है श्रव्य साधन में बताया था, और यहाँ पर भी भाषा प्रयोगशाला है, ये भी दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है चलचित्र यानी फिल्म। चलचित्र से तात्पर्य यहाँ पर चलता फिरता जो चित्र जिसमें व्यक्ति बात करता है वो पूरा रिकॉर्ड होता है, तो ये चलचित्र होता है जिसमें फिल्म होती है, और ये भी कैसा है, दृश्य श्रव्य। कार्यशाला का आयोजन होता है तो वहाँ पर व्यक्ति बोलता भी है और वक्ता जो होता है वो भी दिखाई देता है और हमें सुनाई भी देता है। तो कार्यशालाएँ। प्रदर्शन, रोल प्लेइंग, कोई रोल, किसी का रोल एक्टिंग कर रहा है। ड्रामा, खेल। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ध्यान रखना। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न सीसीटीवी किस में आएगा, दृश्य श्रव्य में आता है, रिकॉर्डेड होती है, ध्वनि भी रिकॉर्डेड हम कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे जो साधन थे ये दृश्य श्रव्य हैं। तो दृश्य श्रव्य साधन ये अमुद्रित माध्यम है। तो मित्रों मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। हम जो है आज संप्रेषण के माध्यम पढ़ रहे थे। संप्रेषण के माध्यम क्या है, मुद्रित और अमुद्रित दो भागों में बांटकर हम पढ़ रहे थे। तो मुद्रित जो माध्यम है प्रिंट मीडिया, ये प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम को दो भागों में हमने विभाजित किया। सबसे पहला स्वयनुदेशन सामग्री और दूसरा जो है अन्य मुद्रित सामग्री। स्वयनुदेशन मुद्रित सामग्री के अंतर्गत हमने पढ़ा था, इसमें व्यक्तिगत रुचि और स्तर के क्षमता के अनुरूप बालक सीखता है, और ये जैसे जो भी पत्राचार वगैरह से जो शिक्षा प्राप्त करता है व्यक्ति, तो ये स्वयनुदेशन सामग्री है। यहाँ पर दूसरी सामग्री अन्य मुद्रित का मतलब छपी हुई है, बहुत सारी समाचार पत्र है, जर्नल है, वर्कबुक है, शब्दकोश, एटलस, एनसाइक्लोपीडिया, ध्यान रखना है, मोस्ट एनसाइक्लोपीडिया, हैंड आउट है, ये भी आपके लिए नया शब्द है। तो ये सभी कैसी है, मुद्रित सामग्री है। इसके बाद हम बात करें जो है मुद्रित के बाद अमुद्रित सामग्री। तो अमुद्रित जो सामग्री है, अमुद्रित सामग्री को तीन भागों में बांटकर हमने पढ़ा। श्रव्य साधन या श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री, तीनों का हमने महत्वपूर्ण का विस्तार से मैंने आपको समझाया। तो मित्रों जो भाषा प्रयोगशाला है ये श्रव्य संसाधन में भी आती है और दृश्य श्रव्य साधन में भी आती है। इस भाषा प्रयोगशाला के मैं आपको कुछ चित्र और कुछ विशेषताएं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो भाषा प्रयोगशाला यहाँ पर भी है, ये और यहाँ पर भी भाषा प्रयोगशाला है, यानी कि दोनों माध्यमों में इसका प्रयोग होता है। ये भाषा प्रयोगशाला है। इस प्रकार ये बॉक्स बने होते हैं, रैक जैसे ये बने हुए हैं, अलग अलग हैं सारे, और ये रिकॉर्डेड के लिए जो है यंत्र भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बालक एक एक बच्चा बैठा रहता है, दूसरा बच्चा उसको दिखाई नहीं देता, और इन यंत्रों का प्रयोग करते हुए बच्चा सीखता है। तो भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो आधुनिक भाषा शिक्षण में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी भाषा प्रयोगशाला। मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।